तो बात यह है कि मशरिक़ वस्ता में जंग छिड़ गई है, लेकिन इसका पहला सबसे जोरदार झटका शायद हजारों मील दूर सीधा हमारी जेबों पर लगने वाला है। चलें समझते हैं कि आखिर ये मामला है क्या। अच्छा, तो पहला सवाल जो किसी के भी जहन में आएगा वो यही है कि भाई जंग तो मशरिक़ वस्ता में हो रही है, हमें उससे क्यों फिक्र होनी चाहिए? हमें क्या फ़र्क पड़ता है? हम तो यहाँ बिल्कुल महफूज हैं, है ना? जी नहीं, फर्क पड़ता है और बहुत गहरा पड़ता है, क्योंकि इस दौर की जंग का सबसे पहला और सीधा असर किसी और पर नहीं बल्कि हमारी मईशत यानी हमारे बटुए पर पड़ने वाला है। कतर की तरफ से एक वार्निंग आई है कि खाम तेल की कीमत $150 फी बैरल तक जा सकती है, मतलब मौजूदा कीमत से तकरीबन डबल। अब जरा सोचें, अगर ऐसा सच में हो गया तो पेट्रोल की कीमत कहाँ पहुंचेगी और महंगाई का तूफान कहाँ तक जाएगा? तो सवाल ये है कि ये झटका लगता कैसे है। देखें, सबसे पहला और सबसे फौरी असर तो तेल की कीमतों पर ही पड़ता है। और हाँ, ये सोचने की गलती बिल्कुल ना कीजिएगा कि अगर गाड़ी नहीं है तो बच जाएंगे। अरे भाई, जब ट्रांसपोर्ट महंगी होती है ना, तो सब्जी से लेकर रोजमर्रा की हर एक चीज महंगी हो जाती है। मतलब असर तो हर एक पर पड़ना ही पड़ना है। अच्छा, अब जरा इस चार्ट पर नजर डालें। ये हमारी एक बहुत बड़ी कमजोरी दिखा रहा है। एक तरफ अमेरिका और जापान जैसे मुल्क हैं जिनके पास 200 दिनों से भी ज्यादा का तेल जखीरा है, और दूसरी तरफ है हम जिनके पास सिर्फ 65 दिन का रिजर्व है। ये फर्क किसी भी बहरान के वक्त हमें बहुत बहुत ज्यादा कमजोर बना देता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हम इस हालत में पहुंचे कैसे। ये टाइमलाइन देखें, ये पूरी कहानी खुद बता रही है। 2020 जब तेल की कीमतें तारीख में सबसे कम थीं, हमारे पास इसे रखने की जगह ही नहीं थी। फिर 2021 में नई सहूलियात को मंजूरी मिली, लेकिन ठेका मिला जाकर 2025 में, और काम तो अभी तक शुरू भी नहीं हुआ। सीधी सी बात है, ये एक बहुत बड़ी गलती थी। एक सुनहरी मौका था जो हमने गंवा दिया। और ये बात बिल्कुल ठीक कही गई है कि ये एक वेकअप कॉल है। भाई, जब तेल जैसे अहम मामले की बात हो तो इस तरह की सुस्ती और ब्यूरोक्रेसी की ताखीर ये हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। देखें, तेल की कीमतों का मसला सिर्फ पेट्रोल पंप पे खत्म नहीं हो जाता। नहीं, ये तो एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है। एक गिरा तो सब गिरेंगे। ये पूरी की पूरी मईशत को अपनी लपेट में ले लेता है। अब जरा इन इंडस्ट्रीज की लिस्ट पर एक नज़र दौड़ाएं। ट्रांसपोर्ट, एविएशन फ्यूल, प्लास्टिक, भाई मेडिकल से लेकर गाड़ियों तक, फिर टेक्सटाइल मतलब पॉलिएस्टर, नायलॉन, पेंट्स, यहाँ तक के गाड़ियों के टायर और लुब्रिकेंट्स तक। हर चीज़ खाम तेल पर ही तो चलती है। तो जाहिर है, जब तेल महंगा होगा तो इन सब चीज़ों को बनाने का खर्चा भी तो बढ़ेगा ना। अब आते हैं दूसरे डोमिनो पर, तिजारत। देखिए, आप नए हुर्मुस एक इंतहाई अहम तिजारती रास्ता है। यहाँ जरा सी भी गड़बड़ का मतलब है कि इंडिया की तकरीबन 25% ट्रेड खतरे में पड़ जाती है। जहाज़ों को इंश्योरेंस नहीं मिल रही, 23,000 भारतीय मल्ला वहाँ फंसे हुए हैं, और अगर दूसरा रास्ता लेना भी चाहें तो वो बहुत लंबा और महंगा पड़ता है। और फिर तीसरा डोमिनो, गैस। कतर, जो दुनिया को बहुत बड़ी मिकदार में नेचुरल गैस देता है, उसने प्रोडक्शन रोक दी है। अब इसका सीधा असर कहाँ पड़ेगा? खाद बनाने वाली इंडस्ट्री पर, जिसका मतलब है हमारी ज़राअत खतरे में, हमारा फूड सिक्योरिटी का निज़ाम खतरे में, और तो और घरों में जो कुकिंग गैस इस्तेमाल होती है उसकी भी किल्लत हो सकती है। तो ये जो सारे फौरी माशी मसाइल है ना, ये असल में हमें हमारी कुछ बहुत गहरी, बहुत बुनियादी स्ट्रेटेजिक कमजोरियों की तरफ इशारा कर रहे हैं, और इन पर तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब एक बहुत अहम नुक्ते पर बात करते हैं। मीडिया में जो कहानी चलती है और जो असल जियोपॉलिटिकल हकीकत है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मीडिया में अक्सर ये कहा जाता है कि अमेरिका ने भारत को रूसी तेल खरीदने की इजाज़त दी। ये बात बिल्कुल गलत है। हकीकत यह है कि इंडिया एक खुदमुख्तार मुल्क है और वो अपने कौमी मफाद में फैसले करता है। जब इंडिया ने सस्ता रूसी तेल खरीदा तो उससे ना सिर्फ हमारी अपनी ज़रूरत पूरी हुई, बल्कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतें भी काबू में रहीं, जिसका फ़ायदा अगर देखा जाए तो मगरिब को भी हुआ। और खुद मुख्तियार होने का मतलब ही यही है कि अपने फैसले खुद करना, अपनी मुफादात को देखकर करना, किसी के दबाव में आए बगैर। और इंडिया ने जो किया वो इसी उसूल का सबूत है। लेकिन मसला सिर्फ तेल का नहीं है। हम कई दूसरे अहम शोबों में भी दूसरों पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करते हैं। मिसाल के तौर पर जहाज़ साजी को ले लें। जनूबी कोरिया कहाँ से कहाँ निकल गया और हम पीछे रह गए। या फिर शिपिंग कंटेनर्स की बात करें, दुनिया के 95% कंटेनर्स चीन बनाता है। सोचें, ये निसार हमारी मईशत को बाहर के किसी भी झटके के सामने कितना कमज़ोर बना देता है। और ये बात हमारी हालत को बिल्कुल सही बयान करती है कि सबसे बड़ा मसला ये है कि हम हमेशा पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब हम पहले से प्लानिंग नहीं करते, जब मसला सर पर आ जाता है तब भागते हैं। हम हमेशा कैचअप ही खेलते रहते हैं।
तो ठीक है, मसाइल तो बहुत हैं, लेकिन सिर्फ मसाइल गिनवाने से तो कुछ नहीं होगा। हल क्या है? आगे बढ़ने का रास्ता क्या है? चलें अब कुछ मुमकिना हलों पर नजर डालते हैं। देखें, कौमी और समाजी दोनों सतहों पर बहुत कुछ किया जा सकता है, जैसे कि ईंधन बचाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को तरजीह देना, काम के तरीकों पर नजरसानी करना, जैसे फ्लेक्सिबल आवर्स या वर्क फ्रॉम होम, और सबसे अहम, जहाजसाजी और कंटेनर जैसी इंडस्ट्रीज को अपने मुल्क में ही मजबूत बनाना। और हाँ, स्ट्रेटेजिक हकीकत पसंदी अपनाना बहुत ज़रूरी है। यह समझना कि इत्तेहादियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि आलमी सियासत का सबसे बड़ा सबक यही है, यहाँ खुद इन्हिसारी यानी सेल्फ रिलायंस ही सब कुछ है। और ये एक बहुत कड़वी लेकिन सच्ची बात है कि कोई आकर भारत को नहीं बचाएगा, किसी को परवाह नहीं। दुनिया में हर मुल्क सिर्फ और सिर्फ अपने मफाद के लिए काम करता है। हमें ये उम्मीद छोड़ देनी चाहिए कि किसी बहरान में कोई और हमारी मदद को आएगा। हमें अपनी मदद खुद ही करनी होगी। तो आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है कि इस गैर मुस्तहकम बदलती हुई दुनिया में क्या अपने मफादात को सबसे ऊपर रखना ही आगे बढ़ने का बल्कि जिंदा रहने का वाहिद रास्ता है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।